गरुड़ प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये राजस्थान सरकार की योजनाओं के आधार पर करंट अफेयर्स का श्रृंखला की दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने 1 जुलाई से 9 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ाया था आपको। ये करंट अफेयर्स सारा का सारा राजस्थान सरकार की एक साइट है DIPR जो डेली न्यूज़ आती है उस पर आधारित है। तो ये इसका पहला वीडियो मैंने डाला था 4 दिन पहले, और ये उसका दूसरा सीरीज़ है, दूसरा एपिसोड है। ये उसका 10 से 17 तारीख तक का है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स होगा वो राजस्थान सरकार की योजनाओं पर आधारित होगा। राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और राजस्थान सरकार का जो डेली का जो घटनाक्रम होता है, राजस्थान सरकार की डेली की जो घोषणाएं होती हैं, राजस्थान सरकार के जो निर्णय होते हैं, योजनाएं होती है, कार्यक्रम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर आधारित होगा। वो कब होगा, सेम वही होगा, ठीक है। उसकी थोड़ी व्याख्या की जाएगी और आपके अनुसार यानी आपके लिए जो जितना ज़्यादा उपयोगी होगा वही आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आप खुद इस साइट पर जाकर, DIPR की साइट पर जाकर के आप इन न्यूज़ को आप पढ़ सकते हो। आपके लिए बहुत काम की होगी। वो सभी प्रकार से हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो विभाग हैं, विभागों के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई जाती है, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सारे विभागों की आपको योजनाएं वहाँ पर मिल जाएगी। आप तरीके से वहाँ पढ़ सकते हो। और वहाँ पर अगर डिटेल में अगर नहीं पढ़ सकते हो तो मैं आपको नियमित रूप से इस साइट पर आने वाली सारी योजनाओं के बारे में, न्यूज़ के बारे में आपको अब तक ये सूचनाएं मैं प्रेषित करने की कोशिश करूँगा अपने इस ऐप के द्वारा, तो सॉरी अपने इस चैनल के द्वारा। तो अब आपको अगर नियमित रूप से इसकी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आपकी इच्छा है, मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। आपको अगर लगता है कि ये काम का है, आपके लिए बेनिफिशियल है, एग्जाम में हेल्प करेगा, तो आप करो, वरना आपकी इच्छा है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है या नहीं करना है। आपको अच्छा लगे तो करो, और कमेंट जरूर करें। आपके सुझाव हमेशा मेरे लिए बिल्कुल काम के होंगे, जो आप ही के लिए होंगे। आपके सुझाव मेरे लिए और मेरे द्वारा किया गया काम है आपके लिए है। तो आप कमेंट करके वहाँ पर मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं कि आप सर इस प्रकार करो। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, कोई नई योजना है, पुरानी योजना है, तो आप इस चैनल पर आप कमेंट करें और अपनी मांग बताएं। मैं उसके अनुसार आपके लिए न्यूज़ बना करके या जो भी हो अपडेट होगा मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप आगे चलते हैं। इसका न्यूज़ है, देखो ये एक न्यूज़ है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल सुविधाएं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैसिलिटीज देने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में 11 नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। कितने जिलों में? 10 जिलों में 11 नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या लिखा है देखो। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के बजट में विभिन्न जिलों में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी। अब वो कितने जिले हैं? 10 जिलों में 11 स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी और इसको मंजूरी दी गई है। और इसमें टोटल रुपए कितने खर्च होंगे? 16.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे का अनुमोदन किया गया है। अभी अनुमोदन किया गया है, और भी होगा इसमें खर्चा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें खर्चा बढ़ता जाएगा। और प्रत्येक स्टेडियम के लिए कितना? 1.50 करोड़, यानी लगभग क्या 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा होगा एक स्टेडियम पर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कितने जिले हैं? 11 जिले। स्टेडियम कितने हैं? देखो अब इसमें 10 जिलों में 11 स्टेडियम दे रखे हैं, और यहाँ पर जो जिले दिए हुए हैं वो 11 हैं। अब 11 कैसे है मैं बताऊं। देखो एक्चुअल में जो बजट में घोषणा हुई थी वो 10 जिलों की हुई थी, और जयपुर में एक स्टेडियम बन रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। तो यानी टोटल 11 जिलों में 11 स्टेडियम, खेल स्टेडियम हो गए, ठीक है। यानी 11 जिलों में 12 स्टेडियम हो गए एक्चुअल में, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ इस जो न्यूज में है वो 10 जिले ही दे रखे हैं। न्यूज कितने दे रखे हैं? 10 जिले में कितने स्टेडियम? 11 स्टेडियम। अब जिले कौन कौन से हैं देखो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें कुछ संभाग हैं। देखो उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग में है, भरतपुर संभाग में है, और जयपुर संभाग में। तो 4 तो संभाग हो गए, 4 संभाग हो गए। इसके अलावा इधर देखो पश्चिमी राजस्थान में देखो चूरू में है,
झुंझुनू, नागौर, सीकर। ये देखो क्रमशः आ रहे हैं, चूरू, झुंझुनू, नागौर और सीकर। चूरू, झुंझुनू, नागौर और सीकर। भरतपुर में 2 स्टेडियम है, भरतपुर में 2 स्टेडियम है, इसीलिए देखो जिले कितने हो गए, 11 हो गए। अच्छा ठीक है, ये उदयपुर वाला, जयपुर वाला वो स्टेडियम इसमें शामिल नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत कर दिया। इसमें क्या है, भरतपुर में 2 है तो जिला तो एक ही हुआ ना, जिला एक हुआ, स्टेडियम 2 हुए, इसलिए यहाँ पर कितने जिले हैं, 10 जिले हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और वो एक जयपुर में है, बगरू में है। तो चूरू हो गया, नागौर हो गया और झुंझुनू हो गया और सीकर, या चूरू, नागौर, झुंझुनू और सीकर, यानी शेखावाटी पूरा कवर हो गया। देखो वापस देखते हैं, शेखावाटी पूरा कवर हो गया। आपको जिले याद नहीं करने हैं, एरिया याद करना है। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर हो गया। ठीक है, 4 जिले हो गए और 4 संभाग हो गए, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। ठीक है, 4 संभाग हो गए, 4 संभाग हो गए और 4 वो जिले हो गए, शेखावाटी वाले 3 और एक नागौर वाला। तो 4 4 8 हो गए। भरतपुर में 2 हैं, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब रहा अलवर 10 और एक क्या रहा, एक करौली रहा, 11 हो गए, टोटल 11 हो गए। अब क्या करना है इसमें, अब इस खेल के संबंध में कुछ पॉलिसी में चेंज भी किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। क्या चेंज किया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के लगभग 220 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत, कौन सी पॉलिसी, आउट ऑफ टर्न, राजस्थान सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 220 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के अंतर्गत राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। पॉलिसी का नाम ध्यान रखना, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी का संबंध किससे है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ये क्या है, आउट ऑफ टर्न क्या है, राजस्थान के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट का मतलब अभी कोई पैमाना फिक्स नहीं है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी, उत्कृष्ट का मतलब है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल जीता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल जीता हो, तो उनको क्या करना है 220 खिलाड़ी छांटते हैं छांटे गए और उनको क्या कहा गया, उनको क्या की गई, नियुक्ति दी गई, सरकारी पदों पर नियुक्ति दी गई। इसके अलावा और देखो, जितनी भी राजकीय सेवाओं में भर्ती होगी उनमें खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया गया। कितना परसेंट, 2% आरक्षण दिया। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेताओं के साथ अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार को स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन देने की घोषणा की गई है। समझ गए, यानी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ 4 ही बड़े गेम हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ओलंपिक, उसके साथ पैरा ओलंपिक, एशियाड और ये कॉमनवेल्थ गेम, इन चारों में, ठीक है, इनमें खेलने वाले खिलाड़ियों को और यानी पदक जीतने वाले को और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वालों के लिए क्या किया गया है, पेंशन स्कीम शुरू की गई। तो कि भाई पेंशन स्कीम किस किस के लिए शुरू की गई, कि वो जिन्होंने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में पदक जीता है या द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है या अर्जुन अवार्ड जीता है, तो उनको क्या किया जाएगा, के लिए पेंशन की स्कीम शुरू की गई। ठीक है, और क्या किया गया, अब अगर किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीता है तो उसने 25 बीघा जमीन निःशुल्क दी जाएगी। यानी देखो, एक तो इनको क्या दिया जा रहा है, राजकीय सेवाओं में इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को क्या दिया जा रहा है, राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी जा रही है, एक। दूसरी क्या दी जा रही है, 2% आरक्षण दिया जा रहा है। तीसरा क्या दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है। चौथा क्या दिया जा रहा है, 25-25 बीघा खेत, यानी 25-25 बीघा निःशुल्क भूमि दी जा रही है। इसके साथ एक न्यूज है कि 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होगा प्रदेश में। कब, 29 अगस्त से होगा। ठीक है, इसके अलावा ये उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, कैसे इनका जो राजीव गांधी ओलंपिक है ना, ग्रामीण ओलंपिक, उनका ये रजिस्ट्रेशन की दे रखी है, जो 31 जुलाई तक इनका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर 29 अगस्त को ये गेम इनके शुरू होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, गुरु वशिष्ठ सम्मान, महाराणा प्रताप अवार्ड को मिलने वाली पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। तो बहुत काम की चीजें हैं। देखो किन किन की राशि बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई, वो बात की बात है।
पहले आप स्टेप वाइज करो, विश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा पढ़ो। आप संश्लेषण तो बाद में हो जाएगा, पहले विश्लेषण करो, उसके टुकड़े करो। देखो वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार में मिलने वाली, वशिष्ठ और महाराणा प्रताप पुरस्कार में मिलने वाली राशि में वृद्धि की गई, ठीक है। और प्रदेश के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। वशिष्ठ और महाराणा प्रताप पुरस्कार, तो जिनको पुरस्कार ये दिया जा रहा है, उनकी राशि को बढ़ा दी गई। इसके अलावा क्या है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर, सिंथेटिक हॉकी, एस्ट्रोटर्फ और बैडमिंटन इंडोर हॉल बनाए जा रहे हैं। यानी मानसिंह स्टेडियम है, मानसिंह स्टेडियम में कुछ एक तो ये बनाया जा रहा है कि परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। और क्या बनाया जा रहा है, सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जा रहा है, यानी सिंथेटिक का हॉकी का मैदान बनाया जा रहा है, इंडोर होगा ये सारा। और इसके अलावा बैडमिंटन इंडोर हॉल बनाया जा रहा है, सॉरी बैडमिंटन का लिए इंडोर हॉल बनाया जा रहा है और हॉकी के लिए सिंथेटिक टफ बनाया जा रहा है, सिंथेटिक का बनाया जा रहा है, स्टेडियम मैदान बनाया जा रहा है, ठीक है। तो किस किस को, गुरु वशिष्ठ सम्मान और महाराणा प्रताप जो सम्मान है, अवार्ड है, उसके लिए राशि बढ़ा दी गई है, ठीक है। विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम होंगे उसमें पदक जीतने वालों को क्या दिया जाएगा, 25 बीघा जमीन दी जाएगी, 25-25 बीघा जमीन दी जाएगी। और इन्हीं में क्या है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में जो भाग लेकर अवार्ड जीतने वालों को पेंशन दी जाएगी, स्पोर्ट्स पर्सन को दी जाएगी। और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक वालों को 25 बीघा जमीन दी जाएगी, सभी को नहीं दी जा रही है। 25 बीघा जमीन केवल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को दी जा रही है, ठीक है। और पेंशन सबको दी जा रही है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो, पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुदान राशि की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, ठीक है। ये राजकीय कर्मचारी, अगर कोई राजकीय कर्मचारी है और किसी अवार्ड, किसी खेल में भाग लेना चाहता है तो उसको ऑन ड्यूटी दिया जाएगा, यानी उसको ओडी मिल जाएगी, ऑन ड्यूटी मिल जाएगी। वो काम वहां कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको, जहां पर वो जिस कार्यालय में, जिस विभाग में उसकी नियुक्ति की गई है, वहां पर उसके अटेंडेंस रजिस्टर में ओडी लगेगी, ये ऑन ड्यूटी है, कहीं पर भी खेल रहे हैं वो, ठीक है। तो अब देखो इसके अलावा और क्या क्या सुविधा दी जा रही है, सभी खेल स्टेडियम, यानी जो ये 11 का 11 खेल स्टेडियम है, इसमें 200 मीटर का सिंडर एथलेटिक सेंटर, ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाएगा, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी के मैदान आदि सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा जब बाकी जितने भी हैं जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, शौचालय हैं, सड़कें हैं, चार दीवारें हैं, ब्लॉक, ट्यूबवेल वगैरह हैं, वो जाएगी। तो ये राजस्थान, हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया, राजस्थान के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारे लोक कल्याणकारी आधुनिक राजस्थान के गांधी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, तो खेलों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, ये क्या है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान देखो, डोमेस्टिक यानी घरेलू, ट्रेवल मार्ट, ये कोई न कोई ट्रेवल मार्ट पर बात की जा रही है। क्या किया जा रहा है, देखो, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट किया जा रहा है। ये कब किया गया, 22 से 24 जुलाई को जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया, जयपुर के आमेर की एक होटल में किया गया, आमेर की एक होटल में किया गया। इसका राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया ताकि राजस्थान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इस मार्ट में 2 दिन राजस्थान से जुड़े एग्जीबिटर्स, पैन इंडिया के बायर्स के बीच में बैठक हुई और लगभग 200 एग्जीबिटर्स अपने पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन किया, ठीक है। और इसमें देश के विभिन्न भाग राज्यों से लगभग 250 डोमेस्टिक टूर एंड ऑपरेटर्स ने भाग लिया, टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं, उन्होंने भाग लिया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। अब ये इसमें ये बहुत काम की चीज, राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना। राजस्थानी भाषा में हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने राजस्थान के डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के उद्घाटन समारोह में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति घोषित की।
यानी जो पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस नीति की घोषणा की। घोषणा किसकी की? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान, राजस्थान तो है ही है, तो राजस्थान नाम आएगा ही। राजस्थान फिल्म एंड पर्यटन, इसी मार्च के दौरान फिल्म और पर्यटन प्रोत्साहन नीति, यानी फिल्म को प्रोत्साहन देना और पर्यटन को प्रोत्साहन देना, इसके लिए नीति घोषित की। कब? 2022 में। कौन से महीने में? जुलाई, यानी कब? 22 और 24 के बीच में। राजस्थान को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना, ताकि यहाँ पर जैसे कोई ऐसे सेंटर स्थापित करना है, स्टूडियो बनाना, ताकि वहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग करने वाले यानी फिल्म बनाने वाले यहाँ आए, ताकि और लोग भी आएंगे वहाँ पर, घूमने फिरने वाले आएंगे, देखने वाले आएंगे, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थानी भाषा में फिल्मों को बढ़ावा देना। ये देखो, ये अगली न्यूज है, क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई की बात थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को दिया। अब क्या किया गया है देखते हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय कार्य योजना बनेगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के संकेतकों में सुधार किया गया। क्या कहा गया कि राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के विभिन्न पैमानों पर बेहतर काम हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश ने परिवार कल्याण के संकेतों के में जबरदस्त सुधार किया गया है। समझ गए ना? यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे हुआ था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे हुआ था 19 और 21 की अवधि में, ये सर्वे हुआ था। उस सर्वे में राजस्थान के अंकों में, राजस्थान के जो परिवार कल्याण या जनसंख्या नियंत्रण के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके अंकों में, उसके स्तर में सुधार हुआ है। और राजस्थान प्रजनन दर 2 प्राप्त करने में देश भर में अग्रणी राज्यों में, यानी राजस्थान की कई राज्यों में अलग अलग है प्रजनन दर हैं वो 2 से अधिक हैं। तो राजस्थान उन राज्यों में शामिल हैं जिसने अपनी प्रजनन दर को कम करके 2 के आसपास ले आए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यानी ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए और ब्लॉकवार आंकड़े विश्लेषण किया गया यार, ये अपना ये जो है डाटा कलेक्शन का काम था। अब देखो परिवार कल्याण, ये बहुत काम की न्यूज़ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, परिवार कल्याण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले मिशन परिवार विकास के 14 जिलों की श्रेणी में 12 प्रथम है, बांसवाड़ा दूसरा है, करौली तीसरा है, सवाई माधोपुर चौथा है, भरतपुर 5वें स्थान पर है। समझ गए? ये ध्यान रखना क्या बात की जा रही है इसमें। मिशन परिवार विकास एक मिशन है, इसका नाम है मिशन परिवार विकास। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये परिवार विकास एक मिशन है, ठीक है, ये मिशन है, ये परिवार कल्याण संबंधित एक मिशन है। ये मिशन में क्या है, अब राजस्थान के 14 जिलों की श्रेणी में 14 जिलों की एक श्रेणी निर्धारित की गई, जिसे पहला स्थान किसका है? 12 का है, यानी इस मिशन में 12 पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? बांसवाड़ा है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? करौली है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? करौली है। चौथे स्थान पर सवाई माधोपुर है और 5वें पर कौन है? भरतपुर है। 5वें पर भरतपुर है। तो पहले स्थान पर 12, दूसरे स्थान पर बांसवाड़ा, तीसरे स्थान पर करौली, चौथे स्थान पर सवाई माधोपुर और 5वें स्थान पर भरतपुर है। ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे में नॉन एमपीवी यानी नॉन मिशन परिवार विकास में, ये तो एमपीवी में थे, यानी इसके अंतर्गत ये थे जहां ये योजना लागू नहीं है, यानी मिशन परिवार विकास के अलग तो और जो परिवार कल्याण की योजनाएं चल रही है, समझ रहे हैं ना। नॉन एमपीवी यानी पहले कितने राज्य थे? 14 राज्य थे, ठीक है। अब कितने राज्य हैं? 19 राज्य, 19 जिले। तो एमपीवी है परिवार मिशन परिवार विकास के अंतर्गत 14 राज्यों में पहला स्थान किसका? 12 का, दूसरा किसका? बांसवाड़ा का, तीसरा किसका? करौली का, चौथा किसका? सवाई माधोपुर का, 5वां किसका? भरतपुर का। और नॉन एमपीवी में यानी जहां पर मिशन परिवार विकास प्रोग्राम नहीं चल रहा है, उसमें पहला स्थान किसका है? हनुमानगढ़ का, दूसरा स्थान किसका है? झालावाड़ का, तीसरा स्थान किसका है? गंगानगर का। तीसरा स्थान किसका है? गंगानगर का। तो ये चीजें आपको थोड़ा
ध्यान रखना, परिवार मिशन, मिशन परिवार विकास और नॉन मिशन परिवार विकास में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार और भी इनको पुरस्कार मिले हैं। भीलवाड़ा नरेगा में 100% महिला नेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, एक ही लाइन काम की है इसमें कि भीलवाड़ा में जो नरेगा चल रहा है, मनरेगा चल रहा है, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, उसमें जो काम किया जा रहा है, जो कच्चा काम किया जा रहा है, पक्के काम बहुत कम होते हैं, जो कच्चे काम किए जा रहे हैं, उस कामों में, उस कामों का रिकॉर्ड करने वाले जो मजदूर आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस रखने वाले, कितना काम किया उनका मेजरमेंट करने वाला एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को मैट बोलते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैट बोलते हैं। तो ज़्यादातर मैट हैं इस पद पर पुरुष ही हैं, यद्यपि 50% 60% के आसपास महिलाएं भी मिलेगी, लेकिन भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ नरेगा में मैट 100% मैट महिलाएं हैं। राजस्थान का भीलवाड़ा पहला जिला है जहां मैट के पद पर नियुक्त महिलाओं में, यानी 100% सारी की सारी महिला मैट हैं। देखो कहीं संख्या भी लिखी होगी इसमें कि टोटल कितनी मैट हैं। तो राज्य में महिला सशक्तिकरण की नीति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पहल की। हाँ, लगभग गांव की लगभग 2000 पढ़ी लिखी महिलाओं को नरेगा में मैट पद पर कार्य कर रही हैं। यानी विभिन्न गांवों की, जिले की, भीलवाड़ा जिले के विभिन्न गांवों की 2000 महिलाएं हैं जो मैट के पद पर काम कर रही है। ये ध्यान रहे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके में ये देख रहा, महिला मैट की नियुक्ति होने से नरेगा कार्यों में पारदर्शिता आ रही है। बिल्कुल, महिलाएं आती है तो थोड़ा सा पुरुष है उससे बहस भी कम करता है और थोड़ा अनुशासन भी बना रहता है। महिला मैट की नियुक्ति में लगातार कार्य सुधार हो रहा है, रिजल्ट भी आने लगा है, बिल्कुल आएगा। नरेगा में लगभग 90% महिला श्रमिक हैं। नरेगा में लगभग 90% महिला श्रमिक हैं और महिला मैट होने से श्रमिकों का संकोच भी समाप्त हुआ है, बिल्कुल है, क्योंकि महिला है, एक महिला से बात करने में थोड़ा आसान महसूस करती है, इजी महसूस करती है। पुरुष मैट होगा तो महिला सामान्यतः उनसे बात नहीं करती है, ठीक है। तो पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसी जिले में हुई थी, जब 62% महिलाएं हैं वो कार्य कर रही थी, और अब वर्तमान में कितने हो गया? 100% हो गए। और कितने दिन में? मात्र 40 दिन में 100% का टारगेट पूरा किया गया। अब देखो अगला क्या है, ये आ गया। देखो 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ सम्मान। मुख्यमंत्री ने वार्षिक पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए से, अभी आया था पिछला न्यूज कि वशिष्ठ, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि में वृद्धि कर दी गई। ये वृद्धि कर दी गई, कितने लाख रुपए कर दिए गए? 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किसमें? महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट सम्मान, विशिष्ट पुरस्कार में जो राशि पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था, अब वो राशि 5 लाख कर दी गई। अब इसको देखते हैं अपने को। राजस्थान प्रदेश के खेलों और खिलाड़ियों की पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रोत्साहन दे रही है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुधार करने, विकास करने, प्रतिभाओं का सम्मान करने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में उन्होंने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि 5-5 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो अभी तक जो राशि थी वो एक, यानी 5 पुरस्कार दिए जाएंगे गुरु वशिष्ठ सम्मान और 5 दिए जाएंगे महाराणा प्रताप सम्मान दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक को कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए दी जाएगी। पहले कितनी थी? पहले 1 लाख रुपए थी, ठीक है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले ओलंपिक पदक विजेताओं को भी राशि बढ़ाई थी, यानी जो ओलंपिक में पदक जीतने वाले हैं उनको पहले 75 लाख रुपए मिलते थे, उसको बढ़ाकर उन्होंने कितने कर दिए? 3 करोड़ कर दिए। यानी जो पदक विजेता हैं, पदक विजेता हैं ओलंपिक में, अब पहले कितनी भी दी जाती थी, तो अब कितनी जा रही है? जो स्वर्ण पदक विजेता है इसको 3 करोड़, जो रजत पदक विजेता है उनको 50 करोड़, और जो रजत पदक 50 लाख रुपए की जगह, सॉरी 50 नहीं, 50 करोड़, इसको 2 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए। इसको कितने? 3 करोड़ रुपए। यानी ये कौन सा? गोल्ड मेडल,
ये सिल्वर और ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को कितने हैं? ब्रॉन्ज को हैं 30 लाख रुपए थे पहले, और अब कितने कर, सीधी सी बात है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यानी जो स्वर्ण पदक जीतेगा, गोल्ड जीतेगा, उसको क्या मिलेगा? 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। रजत पदक है? सिल्वर जीतेगा, उसको क्या कितने मिलेंगे? 2 करोड़ रुपए। और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको कितने मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए। समझ गए? ध्यान रखना, पहले कितनी राशि थी उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। और रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 करोड़, सॉरी 50 लाख, 75 लाख, 50 लाख और 30 लाख। देखो मैं वापस बताता हूँ, वापस करते हैं इसको। कितने? पहले कितने? 75 लाख, अब कितने? 3 करोड़। पहले कितने? 50 लाख, अब कितने? 2 करोड़। पहले कितने? 30 लाख, अब कितने? 1 करोड़। ओलंपिक में, ओलंपिक में नीचे से उल्टे चलो, 1 2 3, या ऊपर से आप चलते रहो, 3 2 1। पहले कितने? 75 50 30, ठीक है। अब देखो, ये तो ओलंपिक में है। इसके अलावा एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में कितनी? 1 करोड़। जैसे देखो, 1 करोड़, ठीक है, ये 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख, ये 60 लाख और ये 30 लाख। ये किस में था? ये किस में था? ओलंपिक में। ये ओलंपिक में। और ये किस में? राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल में। एशियाई खेल में कितना? जैसे उल्टा देखो ना, ये ओलंपिक स्वर्ण, ये ओलंपिक रजत, और ये कांस्य। ये एशियाड स्वर्ण, ये एशियाड और कॉमनवेल्थ दोनों में 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख। यानी कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ या एशियाई खेल में कोई व्यक्ति स्वर्ण पदक जीतता है तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, रजत जीतता है 60 लाख रुपए मिलेंगे, और कांस्य जीतता है तो 30 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब तक 210 सम्मानित। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत 1985-86 में हुई थी। बहुत ही काम का पॉइंट है। गुरु वशिष्ठ सम्मान की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। अब तक 40 उत्कृष्ट खेल जो ट्रेनर हैं उनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985-86 में। और अब तक यानी 85-86 से लेकर अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? 40 जो ट्रेनर है उनको दिया जा चुका है। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में हुई, और अब तक 170 खिलाड़ियों को, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी गुरु वशिष्ठ पुरस्कार हैं वो किसको दिया जाता है? जिन्होंने जो जो ट्रेनर हैं उनको दिया जाता है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार किनको दिया जाता है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया। महाराणा प्रताप की शुरुआत कब हुई? 1982-83 में। गुरु वशिष्ठ की शुरुआत कब हुई? 1985-86 में। अब देखो, 2014 में 50,000 रुपये बढ़े, अब 5 गुना बढ़ गए। यानी 2014 में 50,000 रुपये बढ़े, इसका मतलब 2014 से पहले 50,000 दिए जाते थे, फिर 50,000 बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया, और अब कितने बढ़ गए? 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया। तो 2014 में महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 50,000 रुपये थी, और बाद में बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई, और अब कर दी गई 5 लाख रुपए। समझ गए? अगला देखते हैं। राजस्थान के खनिज क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार। ये एक बहुत काम की न्यूज है। राजस्थान राज्य को अप्रधान खनिजों के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया में वर्ष 2019-20 और 20-21 के दौरान उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का दूसरा स्थान हासिल हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारत सरकार की ओर से खान एवं खनिज क्षेत्र की 6ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राजस्थान को ये पुरस्कार दिया गया। यानी अप्रधान खनिजों के प्लॉट आवंटन में, यानी खाने आवंटन करने में राजस्थान को 19-20 और 21-22 20-21 के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दूसरा स्थान का पुरस्कार
दिया गया, तो ये ध्यान रखना। अब प्रदेश में राजस्थान कॉलिंग रोड शो होंगे, यानी क्या होगा इसमें? देखो, राजस्थान में पर्यटन का प्रचार प्रसार एग्रेसिव मार्केटिंग के तहत किया जाएगा। क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को प्रचारित करने के लिए, पर्यटन को देश दुनिया में कोनों कोनों तक पहुंचाने के लिए अब क्या किया जाएगा? मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाएगी कि हमारे यहाँ पर क्या है और क्या चीज़ आपको पसंद कर सकते हो। तो इसमें हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह जी ने इसको मार्केटिंग के तहत बढ़ावा देने के लिए कैंपेन, रोड शो, राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट, डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। मतलब ये प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान आगे आने वाले एग्जाम में, जिसमें राजस्थान जी के लगभग सब में होता है, ये राजस्थान का करंट, राजस्थान कॉलिंग का संबंध किससे है? राजस्थान कॉलिंग का मतलब है राजस्थान में बुलाओ। तो बुलाएंगे कैसे? तो बुलाएंगे ऐसे कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना कि हमारे यहाँ आप क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक जो रिचनेस है, उनको वहाँ लोगों तक पहुंचाना है। पोस्टर के द्वारा, पैम्पलेट के द्वारा, ट्रेवल मार्ट के द्वारा, रोड शो के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाना। और ये कहाँ करेंगे? ये भारत के 20 शहरों में ऐसा करेंगे। कितने शहरों में? तो कॉलिंग, राजस्थान कॉलिंग का आयोजन हम कितने राज्यों में करेंगे? कितने राज्यों के शहरों में करेंगे? मतलब 20 शहरों में करेंगे। राज्य नहीं है, शहर है। समझ गए? तो ये इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान कॉलिंग का संबंध किससे है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के 20 शहरों में राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक धरोहर हैं, उसका प्रदर्शन करना। ये क्या है? परिवारों के स्वास्थ्य बीमा कवरेज में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से सर्वाधिक काम करने वाला राज्य है। इसीलिए राजस्थान कैसा राज्य बन गया? प्रथम राज्य बन गया। यानी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें 10 लाख तक का बीमा कवर है और 5 लाख तक का उसमें बीमा कवर है और 10 लाख तक का इसमें निःशुल्क इलाज किया जाता है। इसमें राजस्थान के 88% परिवार हैं, वो इसमें कवर हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे हो सकता है 88 हो, उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन अपनी ये आंकड़े हमारी राजस्थान सरकार की साइट पर आंकड़े हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदर्शित किए गए, प्रकाशित किए गए आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों को हम अंतिम मानेंगे और सत्य मानेंगे। एग्जाम में आता है ये अगर, तो हम इसको 88% वाले को सही मानेंगे कि राजस्थान में जुलाई या अगस्त 2022 तक राजस्थान में कितने प्रतिशत परिवारों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मदद दे चुके हैं, यानी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो 88% हैं। अब देखो, अब इससे पहले 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे हुआ था, उसमें राजस्थान 23वें स्थान पर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम प्रथम स्थान पर हैं, लेकिन उस दौरान हम 23वें स्थान पर थे। कब? 2015-16 में। 2015-16 में हम कितने स्थान पर थे? 23वें स्थान पर थे। सॉरी 23वें स्थान पर थे। कितने स्थान पर थे? 2015-16 में हम कितने स्थान पर थे? 23वें स्थान पर थे। और आज हम पहले स्थान पर हैं। तो हमने कितने गुना वृद्धि की? ये जो आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा है, और 463% की वृद्धि हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट करें। अलग अलग पेन से, रंग बिरंगे पेन का उपयोग करते हुए आप नोट्स बनाएं। आप मुझे याद करोगे कि वास्तव में एग्जाम में आप बिल्कुल ईजी जोन में होंगे जीके की दृष्टि से। वात्सल्य अभियान। अब देखो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर इसको ढक दो। वात्सल्य का मतलब माँ, यानी यहाँ के कहीं कहीं माँ की बात की जा रही है। इसकी किया जा रही है माँ की बात, माँ की सुरक्षा की बात की जा रही है। तो इसमें क्या है? निश्चित दिवस क्या होगा? एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। 14 जुलाई को 14 जिलों का क्या होगा? सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सैटेलाइट अस्पतालों में, उप जिला चिकित्सालयों में, जिला चिकित्सालय, यानी सभी जगह प्रदान की जाने वाली विशेष व्यवस्थाएं। विशेष व्यवस्थाएं क्या है? प्रसव पूर्ण संपूर्ण जांच। कितनी जुलाई को? बहुत इंपॉर्टेंट है
ये प्रश्न आ जाए कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया वात्सल्य अभियान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? सीधी सी एक लाइन है। क्या लाइन है? लाइन ये है कि 14 जुलाई को, निश्चित दिन 14 जुलाई को सभी अस्पतालों में, पीएससी से लेकर जिला अस्पताल से लेकर सैटेलाइट अस्पताल तक, अस्पताल जो सैटेलाइट अस्पताल होता है ना वो जिला अस्पताल होता है, तो वहाँ से लेकर यानी प्राइमरी हेल्थ से, यानी पीएससी से लेकर सीएससी तक और ऊपर तक यानी मेन हॉस्पिटल तक, जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ तक इस दिन क्या किया जाएगा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भावस्था में हैं वो उनका क्या आगे संपूर्ण जांच की जाएगी, का टीकाकरण किया जाएगा, पोषण संबंधी उनको परामर्श देगा और कोविड वैक्सीनेशन भी किया जाएगा अगर उस दौरान है तो, कोई वंचित है तो। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वात्सल्य अभियान, क्योंकि ये सामान्यतः राजस्थान सरकार की करंट योजनाएं हैं। करंट योजनाएं अपन जो पढ़ रहे हैं सारी सारी करंट योजनाएं रोज स्थापित हो रही, कोई कोई अभियान चल रहा है। जैविक खेती को प्रोत्साहन। जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, यूरिया, डीएपी वगैरह का यूज नहीं करते हैं। हम उसमें गोबर की खाद यूज करेंगे, हरी खाद यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे, हम कुछ भी यूज करेंगे उसमें। मैं कह रहा हूँ पेड़ की पत्तियां सड़ा सड़ा के डालेंगे हम, हमें जो फसल काटने के बाद जो पीछे डंठल बचे हम उसको सड़ा सड़ा के खेत में डालेंगे, लेकिन हम इसमें रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, कीटनाशक दवाइयाँ को यूज नहीं करेंगे, यानी डीएपी, यूरिया और उनका कोई यूज नहीं करेंगे। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इनको शामिल किया गया है, यानी इसको प्रोत्साहन किया गया है। वैसे हमारा जो डूंगरपुर जिला है वो पहला जैविक जिला है जिसमें वहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा यानी पिछले 2 वर्षों में 1,13,781 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती में परिवर्तन किया गया है, यानी 1,13,781 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती में बदला गया है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखें, बहुत काम की न्यूज है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब इसमें क्या क्या है, जैविक खेती के पंजीयन उपकेंद्र भी स्थापित किए गए। कहाँ पर? देखो, जोधपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, भरतपुर संभाग है और कोटा संभाग है। बीकानेर नहीं है इसमें और जयपुर नहीं है। तो बीकानेर और जयपुर के अलावा सारे संभागों में ये पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए और एक कहाँ पर है? गंगानगर में। यानी सारे संभाग आ गए, जोधपुर आ गया, यानी बीकानेर और जयपुर नहीं है, बाकी सारे आ गए। किसानों के हित में समर्पित सरकार, बिल्कुल राजस्थान सरकार है वो किसानों के हित में समर्पित है। बाड़मेर में क्या है? अब तक राजस्थान की रिफाइनरी का 51% काम पूरा हो गया, यानी जुलाई के सेकंड सप्ताह तक राजस्थान में जो रिफाइनरी स्थापित किए जा रही हैं राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के द्वारा संयुक्त प्रयासों से जो स्थापित हो रही है उसका 51% कार्य पूरा हो गया है। अब देखो क्या है इसमें स्थापित, बाड़मेर जिले में स्थापित, बाड़मेर में पचपदरा है, पचपदरा के पास ही, पचपदरा में एंटर होते हैं तो इस साइड में दोनों साइड में इसका काम चल रहा है। यानी एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की सभी 13 मैकेनिकल इकाइयों का कार्य मार्च 2022 तक पूरा करने का रोड मैप बनाया गया है। टोटल कितनी इकाइयां हैं? 13 इकाइयां हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में टोटल कितनी इकाइयां हैं? 13 यूनिट्स हैं, अलग अलग प्रकार की रिफाइनरी, जो मार्च 2024 में पूरी हो जाएगी। इसकी जानकारी मुख्य जो सचिव है उन्होंने दी है, वैसे इसमें और ज़्यादा है नहीं कि इस प्रकार के काम किए जाएंगे। रिफाइनरी के निदेशक कौन है? रिफाइनरी के निदेशक कौन है? विनोद एस सेनॉय। और सीओ कौन है? सीओ हैं कमलाकर बिखर। ये ध्यान रखना, कभी पूछ ले करंट का है ये कि रिफाइनरी के सीईओ कौन है, तो निदेशक कौन है? तो विनोद एस सेनॉय है। ठीक है, तो 2024 को ये काम पूरा होगा। बाकी 51% काम पूरा हो चुका है। टोटल कितने मैकेनिकल इकाइयां हैं? 13 इकाइयां हैं। इसमें 4 इकाइयों का कार्य 2 जून 2023 में, 3 इकाइयों, ये इतना काम का अपने नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है। ठीक है, ये हमारी जो रिफाइनरी है राजस्थान की पहली रिफाइनरी है, तो लंबे समय से विवादों में गिरते कहीं आकर के अब जाकर के बालोतरा के पास, ये जो पचपदरा है, पचपदरा के पास स्थापित हो रही है। बालोतरा आगे रह जाता है, बालोतरा से पहले पचपदरा आता है, पचपदरा के पास ये स्थापित है। ठीक है, इस रिफाइनरी से जो बच्चे आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं
या आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम का न्यूज़ है। ये सारी न्यूज़ें काम की है, क्यों करंट के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं राजस्थान के मेंस में। तो करीब 35,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ साथ मल्टीफोल्ड रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, यानी अलग अलग क्षेत्रों में। मेन जो रिफाइनरी है वहाँ तो है ही है, रिफाइनरी पर आधारित अन्य उद्योग भी होंगे, छोटे बड़े उद्योग हैं, उनके लिए भी ये रोजगार मिलेगा, यानी राजस्थान के आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। और ये रिफाइनरी देखो, रिफाइनरी के कार्य में विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक कंक्रीट और एफिल टावर से 40 गुना अधिक स्टील का प्रयोग होगा। यानी एफिल टावर में जितना स्टील काम में लिया गया उससे 40 गुना अधिक ये जो स्टील है वो काम में लिया जाएगा। और बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज़्यादा, यानी इसमें इस जो रिफाइनरी बन रही है उसमें जो ग्रीट काम में ली जाएगी वो कितने बुर्ज खलीफा के बराबर, 5 बुर्ज खलीफा बन सकते हैं, इससे भी अधिक काम में लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है ट्रेवल प्लस लेजर, क्या नाम है? ट्रेवल प्लस लेजर। ये एक क्या है, मैगजीन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन है। इस मैगजीन ने इस मैगजीन ने विश्व के 10 बड़े शहरों की सूची बनाई जो पर्यटन के लिए काम के बेहतर अच्छे शहर हैं। उसमें 8वें स्थान पर जयपुर है और 10वें स्थान पर उदयपुर है। ठीक है, मैगजीन की ओर से। अब देखो ये तो क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर का स्थान कौन सा है? 8वां। उदयपुर का स्थान कौन सा है? 10वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट लो, अभी का अभी रट लो इसको। तो 5वां स्थान किसका, सॉरी 8वां स्थान किसका है? जयपुर का। 10वां स्थान किसका है? उदयपुर का। अब एशिया में 15 शहरों का चयन किया गया, जिसमें जयपुर तीसरे स्थान पर है और उदयपुर 5वें स्थान पर। अब देखो देखो इसको एक तरह से शॉर्ट में कैसे करते हैं। जिला विश्व में और एशिया में, ठीक है। जिला कौन सा? जयपुर, जयपुर शहर को, जिला नहीं जयपुर शहर। विश्व में कौन सा स्थान? 8वां। एशिया में कौन सा? तीसरा। उदयपुर का विश्व में कौन सा? विश्व में 10वां और यहाँ पर 5वां। कौन सी किताब? ट्रेवल प्लस लेजर, ये रिपोर्ट है इसका, तो थोड़ा ध्यान रखना। पहला स्थान किसका है? अक्साका, मैक्सिको में। दूसरा सैन मिगुएल, मैक्सिको का। ये राजस्थान की 22 ऐतिहासिक बावड़ियों के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार पैसा दे रही है। राजस्थान की 22 बावड़ियों के उत्थान के लिए, कितनी बावड़ियां? 22 बावड़ियां। आ सकता है प्रश्न कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2022-23 के बजट में कितनी बावड़ियों के पुनरुद्धार के लिए वित्त दिया गया? तो कितने के लिए दिया गया? 22 बावड़ियों के लिए। कितने जिलों में वो बावड़ियां? 5 जिलों में। वो बावड़ियां कहाँ पर, कितने जिलों में? 5 जिलों में। जैसे कौन कौन जिलों में? कोटा, बूंदी, टोंक, दौसा, जयपुर। कोटा, बूंदी, टोंक, दौसा, जयपुर में ये दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कोटा, बूंदी, टोंक, दौसा और जयपुर। तो कोटा बूंदी साथ में है, पड़ोस में टोंक है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे दौसा आ जाएगा और साइड में होगा जयपुर आ जाएगा। कोटा, कोटा के पास बूंदी, बूंदी से के ऊपर जाओगे टोंक, टोंक की इस साइड जाओगे दौसा और इस साइड में आओगे तो जयपुर, यानी पूरे यूं घूम के हैं। अब कहाँ है? अब बावड़ियां हैं। प्रश्न आ जाए कि खड़े गणेश जी की बावड़ी कहाँ है, तो हो गया ना काम अपना। तो एग्जाम में ऐसे सीधे ही आ सकता है कि खड़े गणेश जी की बावड़ी कहाँ है। ठीक है, इसी प्रकार बोरा जी का कुंड कहाँ है? बूंदी के प्रथम चरण में। और ये देखो अभयनाथ की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। ये बूंदी की बावड़ियां कौन कौन सी? अभयनाथ, बोहरा जी, भावलदी,
भाव आदा ल दी भावलदी है, मीरा गेट, मालन मासी बावड़ी, सुक्ता बावड़ी, सुक्ता बावड़ी, सागर कुंड, नागर सागर कुंड, मनोहर बावड़ी, क्लब बावड़ी, अनारकली बावड़ी, ये कहाँ पे थे? बूंदी में। इसी प्रकार टोंक में, टोडा रायसिंह में चोर बावड़ी, ये चोर बावड़ी कहाँ पर है? सहारदा बावड़ी, इसी प्रकार बोपत बावड़ी, किंगसी बावड़ी, जगन्नाथ बावड़ी। ये देखिए अभयनाथ बावड़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, ये आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए अभयनाथ बावड़ी कहाँ है। ठीक है, दौसा में झाजीरामपुरा बावड़ी और भंडारे चौकी बावड़ी दौसा में है। जयपुर में गोनेर का तालाब, गोनेर का तालाब की बावड़ी, जगन्नाथ महादेव मंदिर की बावड़ी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार देखो आमेर में है एक बावड़ी, आमेर में पन्ना मीना कुंड, पन्ना मीना, ये देखो मुझे ये सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक तो पन्ना मीना यानी पन्ना मीना कुंड, अभयनाथ बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। पूछ लिया अनारकली की बावड़ी कहाँ है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। कितनी बावड़ियाँ? टोटल 22 बावड़ियाँ। ये पन्ना मीना कुंड, ये पन्ना मीना कुंड है आमेर का। देखो रानी जी की बावड़ी की तरह थोड़ी थोड़ी दौसा में जो रानी जी की बावड़ी, बूंदी में जो रानी की बावड़ी है उसकी जैसी लग रही है, वो तो बहुत विशाल है। ये आपका एक सप्ताह का करंट अफेयर्स था, जो यानी 10 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक, 17 जुलाई तक का करंट था। तो DIPR पर भी आपको मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लेना, तो आप नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग के लिए। और आप बाकी आपको क्या करना है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और मेरी क्लासें यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड क्लासें चला रहा हूँ मैं, आधुनिक भारत की, राजस्थान की भी करूँगा, करंट अफेयर्स डालूंगा। और इसके अलावा एक और है, मेरा एक ऐप भी है, ऐप पे आप, मेरा ऐप है ये अपनी बुक के नाम से, अपनी बुक के नाम से मेरा ऐप है, जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। अपनी बुक अपनी क्लास लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी के नाम से है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, निःशुल्क डाउनलोडिंग है, कोई चार्ज नहीं है। उसमें आप सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीड के लिए, साइकोलॉजी है उसमें, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल का भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, और लगभग 20-25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं भूगोल के। इसी प्रकार इतिहास कला संस्कृति के भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं राजस्थान के, 5000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, क्वालिटी बेस है सारा का सारा। यूँ नहीं है कि कहीं से भी प्रश्न उठा करके, मेरे 22 साल का निचोड़ है उस टेस्ट पेपर में, और बहुत काम के हैं उसमें, आए हुए प्रश्न भी शामिल हैं, और धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि उस ऐप पर मैं लगभग 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन अपलोड करूँ। और इसके अलावा गरुड़ प्रकाशन की मेरी किताबें हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी आप खुद ज़्यादा समझदार हैं मेरे से, क्योंकि आप इस फील्ड में लगे हुए हो, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा कि कौन सी किताब सही है कौन सी किताब गलत है। लेकिन मेरी किताब से बेहतर कोई किताब नहीं है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और भूगोल की 2 वॉल्यूम में किताब है, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, और दोनों के मिलाकर पेज मात्र 400 पेज हैं, मात्र 400 पेज हैं। 400 पेज की किताबें, बहुत छोटी छोटी किताबें हैं दोनों, और किसी भी एग्जाम में 80 से 90% प्रश्न लाने की मैं गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएंगे, 80% से कम नहीं आएंगे। हाँ करंट है वो अलग मैटर है, करंट का मैं उसका काउंट नहीं कर रहा हूँ। जो डेड जीके हैं, जो पुराने जीके हैं, जो ओल्ड जीके हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। 80 से 90% की वादा दिला करता हूँ आपसे कि इतने प्रश्न आ जाएंगे अगर वो किताब आपको पढ़ते हो तो। थैंक यू। फिर अपना अगला वाला जो सीरीज होगा अब नेक्स्ट जल्दी ही आने वाला है, थोड़ा मैं कंटिन्यू हो जाऊँ, एक फ्लो बन जाएगा, उस फ्लो बनने के बाद मैं आपको आपके पास नियमित रूप से आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। थैंक यू।